दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी सिंगल लाइन डायग्राम को आसानी से पढ़ सकते हो। सिंगल लाइन डायग्राम किस प्रकार से पढ़ते हैं उसको सिखाने के लिए मेरे पास में यहाँ पे एक सिंगल लाइन डायग्राम है जिसमें 33 केवी के जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को किस प्रकार से पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे कि जो हमारे कंपनी में एलिवेटर्स होते हैं, फायर पैनल होते हैं, वाटर पंप का सप्लाई वाली जो पैनल होती है, उन सभी को पावर सप्लाई आखिर किस प्रकार से पहुंचाएंगे, पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है। तो इस सर्किट डायग्राम को हम पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पूरा पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। साथ ही साथ में जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में आप देखोगे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे EA लिखा हुआ है, यहाँ पे PF, यहाँ पे ASS, यहाँ पे 59, 27, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, इनका यूज क्या है, हर एक चीज को मैं आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इस वाले ड्राइंग का बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग पूरा का पूरा 33 केवी के पावर सप्लाई को ले जाके बाकी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं हमारे कंपनी में, जैसे कि एलिवेटर, वाटर पंप, फायर पैनल, स्विमिंग पूल, STP, एक्सटर्नल लाइटिंग, DV, लाइटिंग के लिए जो DV लगा होता है उसके लिए, बेसमेंट के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा उसके लिए, इसके अलावा अलग अलग और भी बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको पावर सप्लाई कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास में 33 केवी का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को ले जाके सबसे पहले तो आइसोलेटर के साथ कनेक्ट किया गया है। ये वाला जो आइसोलेटर होती है, आइसोलेटर हमारा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के टाइम पे आप थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू को समझ लीजिए। अब ये जो आइसोलेटर है इससे पावर सप्लाई जाएगा 33 केवी के BCB ब्रेकर में। मतलब कि जो हमारा सबसे इनकमिंग पावर सप्लाई है उसको लेके गए हैं आइसोलेटर में, फिर पावर सप्लाई को लेके गए हैं VCB ब्रेकर में। अब ये जो VCB ब्रेकर है इसके साथ में बहुत सारा प्रोटेक्शन डिवाइस और यहाँ पे इंडिकेशन डिवाइस भी लगा हुआ है, इनके बारे में भी हम समझेंगे अभी के टाइम पे। इसके नीचे आते हैं। अब ये जो 33 केवी का पावर सप्लाई है इससे पावर सप्लाई जाएगा हमारे 33 केवी वाली जो BCB पैनल है, मतलब कि जो हमारा ST पैनल है उस पैनल में पावर सप्लाई गया है। अब इस पावर सप्लाई के जरिए आप देखोगे यहाँ पे दो अलग अलग पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में किया गया है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में किया गया है। मतलब कि हमारे पास में सिंगल फेस का इनकमिंग पावर सप्लाई है और उस पावर सप्लाई को हम ST ब्रेकर के जरिए दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिए। मतलब कि इनकमिंग पावर सप्लाई एक आया और आउटगोइंग के लिए हमने यहाँ पे दो पावर सप्लाई का इस्तेमाल किए हैं। अब ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई के साथ में आप देखोगे यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मतलब कि ये जिस भी कंपनी का ड्राइंग है उस कंपनी में 33 केवी का पावर सप्लाई आया है और उस पावर सप्लाई के साथ में यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 1600 केवीए का एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा हुआ है और इन दोनों को पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे अलग अलग से यहाँ पे VCB ब्रेकर को लगाया गया है। इस VCB ब्रेकर को यदि हम चालू करेंगे तो इस वाले ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई चला जाएगा और इस वाले ट्रांसफार्मर में पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए इस वाले VCB ब्रेकर को हमें चालू करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके चालू करने के बाद पावर सप्लाई जाएगा हमारे LT पैनल में। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैन नॉर्मल LT पैनल। इस वाले LT पैनल में पावर सप्लाई आएगा ट्रांसफार्मर के जरिए। अब जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली हम बस बार के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, उसके बीच में हमें ब्रेकर को कनेक्ट करना होता है। LT पैनल जो होता है उस LT पैनल के लिए हम ACB ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ACB ब्रेकर। और जो हमारा ST पावर सप्लाई होती है, ST पावर सप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं VCB ब्रेकर। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे VCB ब्रेकर को लगाया गया है। तो ACB ब्रेकर जो है उस ब्रेकर को पावर सप्लाई आ जाएगा ट्रांसफार्मर के जरिए। अब इस ACB ब्रेकर को यदि हम चालू करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा बस बार है। अब इस बस बार के साथ में आप देखोगे अलग अलग फीडर लगे हुए हैं, उन सभी फीडर में क्या क्या चीजें लगाया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे टावर 1 जो है उसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे पूरा कनेक्शन बताया गया है। टावर 2 के लिए यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है, टावर 3, 4, इस प्रकार से अलग अलग डिवाइस जो लगे हुए हैं उनका कनेक्शन किस प्रकार से किया गया है उसका यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम के जरिए पूरा डिटेल बताया गया है। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा टावर 1 है इसको पावर सप्लाई देने के लिए आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है। इस ब्रेकर को यदि हम चालू कर देंगे तो पावर सप्लाई टावर 1 में चला जाएगा। सेम इसी प्रकार से टावर 2 को भी पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए यहाँ पे कनेक्शन बताया गया है। अब ये जो पूरा LT पैनल है, इस LT पैनल के आउटपुट में आप देखोगे यहाँ पे एक और पावर सप्लाई गया है। मतलब कि जो हमारा LT पैनल है उस LT पैनल से आप देखोगे एक और पावर सप्लाई को दूसरे LT पैनल में पहुंचाया गया है। मतलब कि यहां से पावर सप्लाई आया है
मेन इसेंशियल एलटी पैनल में। अब इस वाले एलटी पैनल में आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है। इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये वाला एलटी पैनल इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस एलटी पैनल में आप देखोगे यहाँ पे एक डीजी भी लगाया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 500 केवीए वाली जनरेटर भी लगाया गया है। अब ये जो जनरेटर, इस जनरेटर को लगाने से बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई है, ये यदि फेल हो जाती है तो ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगे हुए हैं, मतलब कि जो पावर सप्लाई जा रहा है, उन सभी को पावर सप्लाई अलग से हम जनरेटर के जरिए पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि मेन पावर सप्लाई नहीं है तो जनरेटर को चालू करके हम उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। टोटल इस वाले कंपनी में 2 जनरेटर हैं। 500 केवीए का एक जनरेटर ये वाला हो गया, दूसरा जनरेटर 500 केवीए वाला ये वाला हो गया। मतलब कि 2 जनरेटर यहाँ पे हैं जो कि 500 केवीए वाले हैं। अब चलिए हम यहाँ पे डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है और उनका वर्किंग क्या क्या है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा 33 केवी का पावर सप्लाई है जो कि मेन पावर सप्लाई के जरिए आ रहा है। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है वो पावर सप्लाई हमारा आ रहा है। ये पावर सप्लाई हमारा कहाँ पे आता है? एसटी सब स्टेशन में। एसटी सब स्टेशन जो होगा वहां पे पावर सप्लाई आएगा तो सबसे पहले आके पावर सप्लाई हमारा जो टीपीएमओ होता है, ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेटेड, हमारा जो आइसोलेटर होती है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको नहीं मालूम चल पा रहा है कि टीपीएमओ क्या होती है तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाऊं टीपीएमओ लिख के, तो आप देखोगे यहां पे इस प्रकार का आइसोलेटर देखने को मिल जाएगा। यदि आप एसटी सब स्टेशन में जाओगे तो वहां पे आपको इस प्रकार का आइसोलेटर देखने को मिल जाएगा, जिसको यदि हम ब्रेक कर देंगे, मतलब कि ये जो यहाँ पे कुंडा लगा हुआ है इसको यदि हम यहां से उठा देंगे तो हमारा जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई बंद हो जाती है। जो हमारा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई होती है, जैसे कि इनकमिंग पावर सप्लाई जो आ रहा है उसको यदि हमें कंप्लीटली बंद करना है, मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे बीसीबी ब्रेकर है इसमें कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर किसी प्रकार का फॉल्ट आ गया है, उसको यदि आपको रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको इसी टीपीएमओ को बंद करना पड़ता है। मतलब कि आइसोलेटर को बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो टीपीएमओ का फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल मैकेनिकल ऑपरेटेड आइसोलेटर। तो यहां पे जो आइसोलेटर लगा हुआ है ये आइसोलेटर हमारा 3 पोल वाली होती है। मतलब कि यहां पे जो सिंगल लाइन दिखाया गया है वो एक्चुअल में 3 होगा। मतलब कि 3 फेज का पावर सप्लाई वहां पे अवेलेबल होगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 फेज का पावर सप्लाई अवेलेबल होगा। लेकिन इस ड्राइंग में केवल आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम के जरिए बताया जा रहा है कि यहां पे 3 फेज का पावर सप्लाई जा रहा है। अब ये जो आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर से पहले आप देखोगे यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर को हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है, मतलब कि जो हमारा पावर सप्लाई आती है उस पावर सप्लाई में यदि किसी भी प्रकार से जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यदि ज्यादा बढ़ जाता है, वोल्टेज कैसे बढ़ता है? फॉल्ट की वजह से या फिर बिजली की वजह से। आकाशीय बिजली जो होती है वो यदि बिजली के खंभे पे गिर जाती है तो वोल्टेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो वोल्टेज बढ़ने के कंडीशन में लाइटनिंग अरेस्टर जो है वो अरेस्टर हमारा वोल्टेज को ड्रॉप आउट कर देगा, मतलब कि ओवर वोल्टेज को पूरा ग्राउंड कर देगा। इसके साथ में यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर लगाया गया और ये अर्थिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिंबल हो गया लाइटनिंग अरेस्टर का और यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर को ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टीपीएमओ है, टीपीएमओ के बाद में डीओ फ्यूज लगाया गया है। डीओ फ्यूज तो आपको मालूम होगा यदि आप इलेक्ट्रिकल वर्क किए होंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मैं आपको यदि दिखाऊं तो इस प्रकार का एक फ्यूज होता है, जैसे कि ये वाला आप देखोगे इसको हम बोलते हैं डीओ फ्यूज। इसके अलावा आपने देखे होंगे इस प्रकार का फ्यूज लगा होता है हमारे कंपनी में। कभी कभी आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारा सबस्टेशन होती है उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो सबसे पहले जो हमारा इस प्रकार का फ्यूज होता है वो ब्लोन हो जाती है। तो ये जो फ्यूज होता है ना, ये फ्यूज हमारा ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये होता है हमारा डीओ फ्यूज। डीओ फ्यूज का फुल फॉर्म होता है ड्रॉप आउट फ्यूज या फिर आप कह सकते हो एसटी फ्यूज। ठीक है, तो ये जो फ्यूज है ये फ्यूज हमारा लगा होता है आइसोलेटर के बाद में। ये जो आइसोलेटर है इस आइसोलेटर के बाद में हमारा डीओ फ्यूज लगा होता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि जो आपका यहाँ पे डीओ फ्यूज है ये ब्लोन हो गया, मतलब कि फ्यूज उड़ गया, तो इस कंडीशन में आपको इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो टीपीएमओ है मतलब कि आइसोलेटर जो है इस आइसोलेटर को आपको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद ही यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं रहेगा, उस कंडीशन में ही आप यहाँ पे डीओ फ्यूज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो डीओ फ्यूज के पहले में आइसोलेटर लगा होता है जिससे कि हम पावर सप्लाई को पूरा डिस्कनेक्ट कर सके और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम बाकी काम कर सके यदि हमें काम करना हो तो। ठीक है, तो डीओ फ्यूज क्या होती है मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। अब डीओ फ्यूज जो है उससे पावर सप्लाई आया है वीसीबी पैनल में। जो हमारा वीसीबी पैनल है उसमें आप देखोगे यहाँ पे 33 केवी का वीसीबी ब्रेकर लगा हुआ है जिसके जरिए हम मैक्सिमम 630 एम्पियर का करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये जो वीसीबी ब्रेकर है इस ब्रेकर को पावर सप्लाई कहां से आ रहा है, हमारे इस मेन पावर सप्लाई के जरिए। और इसके पहले भी यहाँ पे डीओ फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ है।
अब ये जो बीसीबी ब्रेकर है इसको यदि हम चालू करेंगे तो पावर सप्लाई हमारा बीसीबी पैनल जो है, एक और बीसीबी पैनल जो है उस वाले पैनल में पावर सप्लाई चला जाएगा। उसके पहले बीच में आइसोलेटर भी लगा हुआ है, उसको बाद में बताऊंगा। अभी के टाइम पे यहाँ पे जो बाकी प्रोटेक्शन डिवाइस लगे हुए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे जो बीसीबी ब्रेकर है, इस ब्रेकर को चालू बंद करने के लिए और इसको ट्रिप करवाने के लिए बीसीबी ब्रेकर में कंट्रोलिंग भी किया जाता है। साथ ही साथ में पावर सप्लाई जो है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कितना यहाँ पे पावर का कंजप्शन किया जा रहा है, पावर फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम डिमांड कितना आ, वो सब चीजें यदि आपको चेक करना है तो इसके लिए एनर्जी एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी एनालाइजर क्या होता है यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर को शो कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर सर्च कर देता हूँ। आप देखोगे ये एनर्जी एनालाइजर है जिसमें हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर हर एक चीज को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एनालाइजर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एसटी ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो एनर्जी एनालाइजर है ना, इसको हम डायरेक्टली 33 kV के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें पावर सप्लाई को स्टेप डाउन करना पड़ता है। स्टेप डाउन करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे एक सीटी लगा हुआ है। सीटी यहाँ पे क्या करेगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे बस बार है, इस बस बार में कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा, 630 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है मैक्सिमम। तो इतना ज्यादा करंट को हम डायरेक्टली हमारे एनर्जी एनालाइजर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे एनालाइजर है, मतलब कि जो हमारा मीटर है वो मीटर छोटा सा मीटर है और इस मीटर के साथ में हम 33 kV का पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सीटी है उस सीटी का इस्तेमाल करते हैं। सीटी क्या करता है, जो करंट है उस करंट के वैल्यू को कम कर देगा। कम करने के बाद हमारा जो मीटर है उस मीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। अब इस मीटर को करंट के अलावा वोल्टेज भी चाहिए, तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे आप देखोगे ट्रांसफार्मर लगा गया है जिसको आप कह सकते हो पीटी। तो यहाँ पे जो पीटी है, ये पीटी क्या करेगा, 33 kV का जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई को 110 वोल्ट के पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले मीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो यहाँ पे पीटी लगा हुआ है, इस पीटी के पहले आप देखोगे यहाँ पे फ्यूज लगाया गया है और यहाँ पे भी फ्यूज लगाया गया है। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सिंबल होता है फ्यूज का। ठीक है, अब फ्यूज से पावर सप्लाई जाएगा पीटी में, फिर पीटी के बाद में यहाँ पे फ्यूज लगाया गया, फ्यूज के बाद में पावर सप्लाई हमारे मीटर को चला गया है। अब इसी पावर सप्लाई के साथ में एक वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच जो है उसको भी कनेक्ट किया गया है, जिसके जरिए हम ये चेक कर सकेंगे कि जो हमारा यहाँ पे 33 kV का पावर सप्लाई है उसमें वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच है जिसके जरिए हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। ये वोल्ट मीटर हमारा केवल एक टाइम पे एक ही फेज के वोल्टेज को दिखाएगा और यहाँ पे जो सेलेक्टर स्विच है इसको हम अलग अलग सेलेक्ट करके अलग अलग फेज के वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और फ्यूज लगाया गया है। इस फ्यूज के जरिए 3 अलग अलग इंडिकेशन लैंप को लगाया गया है जिससे कि जो हमारा 3 फेज का पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो इंडिकेशन लैंप है ये कभी कभी इंडिकेशन लैंप हमारे इंडिकेशन को शो नहीं करते हैं। यदि आपका इंडिकेशन लैंप शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है, ये वोल्ट मीटर यदि तीनों फेज के वोल्टेज को शो कर रहा है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फ्यूज है इस फ्यूज को सबसे पहले चेक करते हैं कि फ्यूज हमारा ब्लोन हो गया कि नहीं। यदि फ्यूज ब्लोन हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये जो इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं होगा। तो यदि इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं होता है तो सबसे पहले हमें फ्यूज को चेक करना होता है, उसके बाद हम इंडिकेशन लैंप को चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा पैनल है, इस पैनल में आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइस को लगाया गया है। इस डिवाइस में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओसी। ओसी का मतलब ओवर करंट, एससी का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, ईएफ का मतलब हो गया अर्थ फॉल्ट। तो ये जो हमारा पैनल है इस पैनल में ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए रिले भी लगाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 86, 95 और 59। सबसे पहले समझते हैं 86 का मतलब क्या है। मैं आपको इधर दिखाता हूं, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 86 मास्टर ट्रिप रिले। मतलब कि यदि आपके पैनल में किसी प्रकार का फॉल्ट आता है उस फॉल्ट को मास्टर ट्रिप रिले जो है वो सेंस करेगा। सेंस करने के बाद इस वाले बीसीबी ब्रेकर को बंद कर देगा। 95 का मतलब हो जाएगा हमारा ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। सुपरविजन रिले लगाया गया है जो कि हमारे पूरे पावर सप्लाई का सुपरविजन करता है और उसको यदि लगता है कि किसी प्रकार का फॉल्ट है उस फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद इस वाले बीसीबी ब्रेकर को बंद करेगा। अर्थ फॉल्ट का मतलब तो आपको मालूम है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब क्या है मैं देख लेता हूं। देखिए यहाँ पे 2 का मतलब क्या है,
टाइमर लगा हुआ है। टाइमर क्यों लगा हुआ है इसको समझने के लिए आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। 59 का मतलब हो गया ओवर वोल्टेज रिले विद टाइमर। जैसे कि आप देखोगे जो हमारा ओवर वोल्टेज वाली रिले होती है उस रिले में यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में क्या करता है, जो हमारा ओवर वोल्टेज वाली रिले वो रिले एक सिग्नल देगा बीसीबी ब्रेकर को बंद करने के लिए और बीसीबी ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा यदि हमारा ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट होता है। अब यहां पे टाइमर क्यों लगाया गया? टाइमर को इसलिए लगाया गया जिससे कि जो हमारा ओवर वोल्टेज है वो यदि होता है तो थोड़ा सा टाइम डिले रहे। मतलब कि ओवर वोल्टेज होते ही तुरंत ही ट्रिप नहीं करवाना है, थोड़ा सा आपको 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड या फिर 5-6 सेकंड का टाइम डिले रखना है, जिससे कि यदि ओवर वोल्टेज होता है कुछ ही सेकंड के लिए या फिर मिलीसेकंड के लिए तो इस कंडीशन में हमारा बीसीबी ब्रेकर बंद ना हो। यदि ओवर वोल्टेज बंद नहीं होता है तो इस कंडीशन में बीसीबी ब्रेकर को बंद कर दे, इसके लिए हम यहां पे टाइमर का टाइम डिले लगा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है ASS। इसका मतलब होता है अमीटर सेलेक्टर स्विच। मतलब कि जो हमारा यहां पे बस बार है, इस बस बार में कितना एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है उसको चेक करने के लिए सेलेक्टर स्विच लगाया गया है, साथ ही साथ में यहां पे अमीटर को लगाया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे यहां से पावर सप्लाई आ रहा है और ये पावर सप्लाई जाके आइसोलेटर के साथ में कनेक्ट है। अच्छा, आइसोलेटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखोगे यहां पे जो ये वाला पूरा सप्लाई है, इस सप्लाई का पूरा डिटेल यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे लिखा गया है कि 3 को 300 स्क्वायर mm, मतलब कि यहां पे जो केबल इस्तेमाल किया गया है, केबल कैसे पता चला, यहां पे लिखा हुआ है इंसुलेटेड AR एल्युमिनियम केबल। मतलब कि यहां पे जो केबल इस्तेमाल किया गया ये केबल हमारा XLPE वाली केबल है जो कि इंसुलेटेड होती है आर्मर से, और ये केबल हमारा 33 kV पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और इस केबल का जो साइज है वो साइज है 300 स्क्वायर mm का, और इसमें टोटल 3 कोर है, मतलब कि 3 अलग अलग फेज का पावर सप्लाई इसके जरिए फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां से पावर सप्लाई जो आ रहा है वो पावर सप्लाई भी सेम केबल के जरिए आ रहा है, मतलब कि इसका भी साइज सेम है और केबल जो है वो केबल भी सेम टू सेम है। अब यहां पे आप देखोगे आइसोलेटर लगा हुआ है। यह आइसोलेटर हमारा 33 kV वाली है और इस आइसोलेटर का रेटिंग यहां पे 630 एम्पियर बताया गया है। ठीक है, अब ये जो आइसोलेटर, इस आइसोलेटर को यदि हम चालू कर देंगे तो हमारा पावर सप्लाई आ जाएगा बीसीबी पैनल में। अब ये जो बीसीबी पैनल है, इस पैनल में टोटल 2 बीसीबी ब्रेकर लगाया गया है, एक बीसीबी ब्रेकर यहां पे, दूसरा बीसीबी ब्रेकर यहां पे। इस वाले सर्किट में जो पावर सप्लाई गया है सेम टू सेम इस वाले सर्किट में गया है, तो हम इस वाले सर्किट को केवल पढ़ेंगे, आप इसको भी समझ जाओगे उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि जो हमारा आइसोलेटर है इससे पावर सप्लाई एक बस बार में गया है, बस बार के साथ यहां पे RYB तीनों फेज का इंडिकेशन को बताने के लिए इंडिकेशन लैंप भी लगाया गया है। इंडिकेशन लैंप डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसके लिए यहां पे PT का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहां पे भी PT लगा होगा, यहां पे शो नहीं किया गया है। इस वाले बस बार के साथ भी PT लगा होगा लेकिन यहां पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस बस बार में पावर सप्लाई है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहां पे 3 इंडिकेशन लैंप को लगाया गया है जो कि RYB तीनों कलर का इंडिकेशन लैंप है। अब ये जो यहां पे बस बार है इसके साथ यहां पे 2 बीसीबी ब्रेकर है जो कि 630 एम्पीयर का रेटिंग वाली बीसीबी ब्रेकर है। अब इस बीसीबी ब्रेकर को यदि हम चालू करेंगे तो पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और पावर सप्लाई जाएगा ट्रांसफार्मर में। अब यहां पे जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर हमारा 1600 kVA का है जो कि 33 kV के पावर सप्लाई को 0.4 kV के पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, यहां पे आप कमेंट करके मुझे बताइए कि जो यहां पे 0.4 kV लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं कमेंट करने के लिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 सेकंड में आपको कमेंट करके बताना है। मैं काउंटिंग करता हूं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए यहां पे जो 0.4 kV लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे। अब आपने जो कमेंट किया वो आंसर सही है कि नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे जो 0.4 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया आपका जो यहां पे ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में 400 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। 0.4 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया आउटपुट में हमें 400 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। वैसे यहां पे 400 दिखाया गया है लेकिन आप यदि एक्चुअल में देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है 415 वोल्ट, मतलब कि इसमें 415 वोल्ट का पावर सप्लाई आएगा। यहां पे लिखा होना चाहिए था 0.415। ठीक है, लेकिन यहां पे केवल 0.4 लिख के बताया गया है। तो यहां पे ट्रांसफार्मर जो है, इस ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई बीसीबी ब्रेकर के जरिए आ रहा है, और ये जो बीसीबी ब्रेकर है ना इसमें भी आप देखोगे यहां पे प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है, और ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये पूरा का पूरा हमारे इस वाले बीसीबी ब्रेकर की जैसे ही है। मतलब कि इस वाले बीसीबी ब्रेकर में जितने भी प्रोटेक्शन थे पूरा का पूरा यहां पे भी दिया गया है। मतलब कि एक प्रोटेक्शन डिवाइस यहां पे लगाया गया है, दूसरा प्रोटेक्शन डिवाइस यहां पे लगाया गया है, तीसरा प्रोटेक्शन डिवाइस आप यहां पे भी देख सकते हो जो कि पूरा सेम टू सेम है। इस वाले बीसीबी ब्रेकर के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस ये हो गया, इस वाले बीसीबी ब्रेकर के लिए प्रोटेक्शन डिवाइस ये वाला, और इस वाले के लिए ये वाला प्रोटेक्शन डिवाइस हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे कि ये जो हमारा बीसीबी ब्रेकर है ना, इस ब्रेकर को पूरा ग्राउंड किया जाता है, मतलब कि पैनल को अर्थिंग भी किया जाता है। उसके लिए यहाँ पे बस बार का इस्तेमाल किया गया है। बस बार हमारा यहाँ पे जीआई वाली है, जिसका साइज 50 × 6 mm का है। मतलब कि बस बार का चौड़ाई जो है वो चौड़ाई 50 mm है और उसका मोटाई 6 mm है। और यहाँ पे 2 बस बार का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि जो पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है उस पैनल को ग्राउंड करने के लिए, मतलब कि अर्थिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 अर्थिंग का इस्तेमाल किया गया है। और दोनों अर्थिंग का जो साइज है वो है 50 × 6 mm का, और ये जीआई स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल आपने समझ लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा पैनल है, इस पैनल के साथ भी यहाँ पे सेम साइज वाली जो अर्थिंग है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। अर्थिंग जो यहाँ पर है उस अर्थिंग के साथ में कनेक्ट करने के लिए जीआई स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 50 × 6 mm वाली है। अब यहाँ पे ये जो पूरा प्रोटेक्शन डिवाइस है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, तो इसको हम स्किप करते हैं, इसके नीचे में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई है वो आया है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर हमारा 33 kV के पावर सप्लाई को 415 वोल्ट के पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आप देखोगे यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे डेल्टा का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे स्टार का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है वो डेल्टा में कनेक्ट है और सेकेंडरी साइड जो है वो स्टार में कनेक्ट है। स्टार में सेकेंडरी में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि जो हमारा एलटी पैनल होती है उस पैनल में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए होता है। इसके लिए हम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को स्टार में कनेक्ट कर देते हैं। स्टार में हमें 3 फेज का पावर सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाती है। आप यहाँ पे भी देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे केबल इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आप देखोगे ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई को हमारा जो एलटी पैनल है, एलटी पैनल में पावर सप्लाई को लेके जाने के लिए यहाँ पे केबल का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो केबल है इस केबल का साइज है 300 स्क्वायर mm, और ये जो केबल है इस केबल के अंदर में 3.5 कोर है। मतलब कि 3 कोर तो पूरा फुल है और 1 कोर आधा है, मतलब कि न्यूट्रल के लिए आधा साइज वाली, मतलब कि 300 स्क्वायर mm का जो आधा साइज है, मतलब कि 150 स्क्वायर mm उसका इस्तेमाल किया गया है। तो 3.5 कोर 300 स्क्वायर mm वाली केबल इस्तेमाल किया गया है ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई को ले जाके जो एलटी पैनल है उस पैनल के साथ में कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के साथ में आप देखोगे यहाँ पे टोटल 4 अर्थिंग का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देखोगे एक अर्थिंग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, तो टोटल यहाँ पे 4 अर्थिंग का इस्तेमाल किया गया है। 4 अर्थिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के बॉडी के साथ में 2 अर्थिंग कनेक्ट होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है उन सभी के साथ में हम हमेशा 2 अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है उस बॉडी के साथ में 2 अर्थिंग को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है उसमें हम न्यूट्रल सप्लाई को बनाने के लिए स्टार कनेक्शन इस्तेमाल किए हैं। तो स्टार कनेक्शन का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट होती है उस न्यूट्रल पॉइंट को हमें ग्राउंड करना होता है। तो ग्राउंड करने के लिए यहाँ पे 2 अर्थिंग का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है और न्यूट्रल को ग्राउंड करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कॉपर वाली स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि यहाँ पे कॉपर का पट्टी इस्तेमाल किया गया अर्थिंग के लिए। और ये जो कॉपर का पट्टी है इसका साइज है 50 × 6, मतलब कि 50 mm का चौड़ाई है, 6 mm का मोटाई है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 64 नंबर का प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है 64, आप देखोगे यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। मतलब कि आरईएफ जो रिले होता है उस रिले का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे डिटेल बताया गया है। आरईएफ रिले जो होता है उस रिले का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से लेके जहाँ तक जो आरईएफ का सीटी लगा होता है, जैसे कि इस वाले रिले का सीटी यहाँ पे लगा हुआ है। आरईएफ के लिए जो सीटी लगा होता है वो पीएस होता है, मतलब कि प्रोटेक्शन वाली सीटी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सीटी है ना, इसके बीच में जो केबल है या फिर जो हमारा बस बार है उसमें यदि किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट के कंडीशन में ये जो हमारा आरईएफ रिले, ये रिले ऑपरेट हो जाएगा और इसके ऑपरेट होने से ये जो हमारा ये बीसीबी ब्रेकर है इस बीसीबी ब्रेकर को हम बंद कर देंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सेम प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया गया है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो कि कौन कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस लगाया गया है। ईए का मतलब हो गया अर्थ फॉल्ट। एक बार देख लेता हूं ईए का फुल फॉर्म क्या हो गया। यहाँ पे ईए मतलब कि एनर्जी एनालाइजर। एनालाइजर जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे लगा हुआ है, पावर फैक्टर के लिए यहाँ पे लगा हुआ है और मीटर सेलेक्टर स्विच लगाया गया है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस है 5927। इसका मतलब क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। 59 हो गया ओवर वोल्टेज रिले विद टाइमर, 27 अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज होता है, तो इस कंडीशन में हमारा रिले ऑपरेट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। इस प्रोटेक्शन डिवाइस के अलावा आप देखोगे यहाँ पे पीटी लगा हुआ है जो कि 415 वोल्ट को 110 वोल्ट के पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। और इस पीटी के इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ में फ्यूज लगाया गया है और आउटगोइंग पावर सप्लाई के साथ भी फ्यूज को कनेक्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के बीच में यहाँ पे वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच को भी लगाया गया है। ठीक है, तो इतना चीजें हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है टू APFCR, मतलब कि ये जो यहाँ पे सीटी लगा हुआ है, इस सीटी के जरिए जो सिग्नल जा रहा है, मतलब कि पावर सप्लाई जा रहा है, वो पावर सप्लाई हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन रिले जो होती है उस रिले को जा रहा है। पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए जो कैपेसिटर बैंक होती है, उस कैपेसिटर बैंक को चालू बंद करने के लिए एक रिले इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं APFC रिले। तो उस रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वाले सीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो सीटी है, इस सीटी का पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करने के लिए मेरा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जाके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। प्ले स्टोर पे आप सिंपली इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन लिख के सर्च कर दीजिएगा, मेरा ऐप मिल जाएगा। मेरा जो ऐप है उस ऐप को अभी के टाइम पे 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और इसका रेटिंग 4.3 दिया गया है। और इस ऐप का जो रिव्यू है, रिव्यू भी यदि आप देखना चाहो तो बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया गया है। मेरा जो ऐप है उस ऐप के अंदर में यदि आप देखोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा कोर्स मिल जाएगा। मेरा जो ऐप है उस ऐप के अंदर अभी के टाइम पे आपको PLC और HMI का प्रोग्रामिंग करने का कोर्स मिल जाएगा। PLC के अलावा आपको यहाँ पे मोटर स्टार्टर का कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने आपको DOS स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होती है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया हूँ। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर में टोटल 17 क्लास है, 8 घंटे का पूरा क्लास है। और इसके अंदर मैंने आपको सर्किट डायग्राम भी प्रोवाइड किया हूं पूरा कोर्स के बारे में। इस वाले कोर्स का फीस है केवल 200 रुपया। PLC का कोर्स का फीस है 900 रुपया। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किस प्रकार से पढ़ते हैं उसके बारे में बताया हूं। इसके अलावा यदि आप सीलिंग फैन वाइंडिंग या फिर कूलर मोटर का वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो चारों कोर्स है, इन सभी कोर्स में से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सबसे कम वाली जो कोर्स है 200 रुपये वाली कोर्स, जिसमें मैंने आपको ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताया हूं, इस वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इस वाले कोर्स को यदि आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से कोर्स के अंदर में पूरा पढ़ाता हूं और उस कोर्स में जो डिटेल बताया गया वो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो बाकी कोर्स है उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक मोटर स्टार्टर का जो कोर्स है उस कोर्स में सबसे पहला क्लास जो है उस क्लास में आपको बेसिक मोटर के बारे में बताया गया है। सेकंड क्लास में आपको ये बताया गया कि यदि आप डायरेक्टली मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो किन तरीके से आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तीसरा क्लास में आपको पूरा मोटर का जो टर्मिनल होती है उस टर्मिनल का कनेक्शन बताया गया है, मतलब कि मोटर का जो टर्मिनल होती है उस पर स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाओगे और जो स्टार्टर होती है उसमें कनेक्शन किस प्रकार से चेंज करोगे उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है जिसमें मैंने आपको DOS स्टार्टर के बारे में बताया हूं, जिसमें मैंने आपको DOS स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम, उसके बाद जो DOS स्टार्टर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, पुश बटन, इन सभी का वर्किंग क्या है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, हर एक चीज को मैंने पूरा डिटेल में बताया हूं। इसके बाद आपको DOS स्टार्टर का प्रैक्टिकल वायरिंग बताया हूं, यहाँ पे सर्किट डायग्राम है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे, मतलब कि जो आपका DOS स्टार्टर है उसमें प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्व करोगे उसका ट्रबल शूटिंग का पूरा क्लास है, जो कि पूरा 30 मिनट का क्लास है। 30 मिनट की क्लास को यदि आप देख लेते हो तो DOS स्टार्टर में जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये जो सभी क्लास है, इन क्लास को देखने के बाद आपको टेस्ट देना होता है। टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आपने सीखे वो कितना आपने सीखे और कितना आपको समझ में आया। इसके बाद जो हमारा क्लास है वो क्लास है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में, जिसका पूरा टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम बताया हूँ, प्रैक्टिकल कनेक्शन बताया हूँ, उसके बाद मैंने आपको ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया हूँ, फिर आखिरी में आपको यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसको देना होता है, मतलब कि ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर है उस वाले स्टार्टर में टोटल 7 क्लास हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का वर्किंग बताया हूँ, पावर वायरिंग बताया हूँ स्टार डेल्टा स्टार्टर का। उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो टेस्टिंग होती है उसको कैसे करोगे, कंट्रोल वायरिंग का प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसे करोगे, ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि जो ओवरलोड रिले होता है उसमें करंट किस प्रकार से सेट करोगे, कितना करंट कहाँ पे सेट करना है, हर एक चीज को मैंने आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ। तो ये जो छोटा सा कोर्स है, इस कोर्स में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया हूँ जो कि एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो मेरा ऐप है इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन करके आसानी से हर एक चीज को सीख सकती हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम ड्राइंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो हमारा ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हमने इस वाले जगह तक पढ़ लिया। अब इसके नीचे में पढ़ना है। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है, मतलब कि एमसीसीबी लगाया गया है, जो कि 32 एम्पियर वाली एमसीसीबी ब्रेकर है। और इस ब्रेकर के जरिए जो हमारा OLTC होता है, OLTC का फुल फॉर्म होता है ऑन लोड टैप चेंजर, और यहाँ पे जो RTCC लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट पावर सप्लाई आ रहा है, वो पावर सप्लाई यदि बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, और यदि आप चाहते हो कि वोल्टेज को मेंटेन करना, तो इसके लिए हमें टैप चेंजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और टैप चेंजर को चेंज करने के लिए हम मैनुअली भी चेंज करते हैं, या फिर जो हमारा ऑन लोड टैप चेंजर जो पैनल होती है, उस पैनल में पुश बटन जो लगा होता है उसको प्रेस करके भी टैप चेंजिंग करते हैं। तो ये जो हमारा टैप चेंजर वाली पैनल है, उस पैनल को पावर सप्लाई इस वाले एमसीसीबी ब्रेकर के जरिए गया है। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक और एमसीसीबी ब्रेकर है जो कि 125 एम्पियर वाली है, और इसके जरिए जो कैपेसिटर बैंक वाली पैनल है, 50 केवीआर का जो कैपेसिटर बैंक है, उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एमसीसीबी ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है, और इसके जरिए पावर सप्लाई जा रहा है। ये जो यहाँ पे कैपेसिटर बैंक है, इसका पूरा डिटेल आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे पूरा कैपेसिटर बैंक का पूरा डिटेल दिखा गया है। यहाँ से पावर सप्लाई आ रहा है, और ये हमारा पूरा हो गया एमसीबी, जिसके जरिए हम कैपेसिटर बैंक को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। और ये जो पूरा कैपेसिटर बैंक है, ये बैंक हमारे डेल्टा में पूरे कनेक्ट है। कैपेसिटर जो होता है, उस कैपेसिटर को भी हम स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा में पूरा कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो कैपेसिटर बैंक का कनेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एलटी पैनल से पावर सप्लाई आया है, और इसके बीच में यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगाया गया है, जिसके जरिए हम ये देख सके कि कैपेसिटर बैंक के अंदर जो पावर सप्लाई फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है। जो यहाँ पे सीटी लगा हुआ है वो है 1000/5 एम्पियर वाली। ठीक है, ओके, इतना चीजें हमने समझ लिया। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा एसीबी ब्रेकर है। एसीबी ब्रेकर हमारा 2500 एम्पियर वाली है, जो कि 4 पोल वाली है, मतलब कि 3 फेज का पावर सप्लाई और न्यूट्रल के पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए एसीबी ब्रेकर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो एसीबी ब्रेकर है, ये एसीबी ब्रेकर हमारा ओवरकरेंट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट तीनों चीज का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये जो एसीबी ब्रेकर है, इसके डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, मतलब कि वहाँ पे एक रिले कार्ड लगाया गया है, जिसके जरिए हम ओवरकरेंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं, और उसके जरिए पूरा सर्किट ब्रेकर को बंद करवाते हैं यदि किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में बताया गया 86, 95, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, अब ये जो एसीबी ब्रेकर है, इसको चालू बंद करने के लिए आप किस प्रकार से चालू बंद करना चाहते हो, उसके लिए सेलेक्टर स्विच भी लगा होता है, जिसका डिटेल यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब ये जो एसीबी ब्रेकर है, इससे पावर सप्लाई आएगा बस बार में। ये बस बार हमारा एलटी पैनल पे लगा हुआ है, और इस एलटी पैनल के साथ में आप देखोगे अलग अलग फीडर लगे हुए हैं। अब ये जो फीडर है, इन फीडर का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे फीडर नंबर 1 जो है, उस फीडर नंबर 1 में ट्रिपल पोल, मतलब कि 3 पोल वाली एमसीसीबी ब्रेकर को लगाया गया है, जो कि 630 एम्पियर वाली है। अब इस एमसीसीबी ब्रेकर के आउटपुट में आप देखोगे यहाँ पे केबल कनेक्ट किया गया है, और ये केबल जो है, ये केबल हमारा 3.5 कोर वाली है, जिसका साइज है 185 mm, मतलब कि 185 स्क्वायर mm वाली केबल इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3.5 कोर है। और ये केबल हमारा 2 होगा, मतलब कि 2 केबल इस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए पावर सप्लाई नॉर्मल सब पैनल जो है, मतलब कि टावर 1 जो है, उस टावर 1 को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है इस वाले एमसीसीबी ब्रेकर के जरिए। सेम इसी प्रकार से बाकी जो पैनल है, मतलब कि टावर जो है, उनको पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, और उसका डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इन सभी को हम स्किप कर देते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर बैंक है, उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए डिटेल दिया गया है कि इसके जरिए कैपेसिटर बैंक को पावर सप्लाई किया है। एपीएफसी पैनल, मतलब कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल जो है, उसको पावर सप्लाई इस वाले एसीबी ब्रेकर के जरिए जा रहा है। ये जो सभी फीडर है, इन सभी फीडर में एमसीसीबी ब्रेकर को लगाया गया है, लेकिन इस वाले फीडर में एसीबी ब्रेकर को लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा एमसीसीबी पैनल है, इस पैनल के जरिए पावर सप्लाई एक अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि दूसरे वाले एलटी पैनल में गया है। अब इस एलटी पैनल में भी आप देखोगे यहाँ पे सेम चीज इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एसीबी ब्रेकर है, जिसके जरिए हम पावर सप्लाई को चालू बंद करेंगे, और इसमें यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट का। साथ ही साथ में यहाँ पे और भी प्रोटेक्शन डिवाइस है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लैंप भी लगाया हुआ है, जो कि ऑन इंडिकेशन लैंप, ऑफ इंडिकेशन लैंप, ट्रिप इंडिकेशन लैंप, ट्रिप सर्किट हेल्दी, मतलब कि जो हमारा पूरा सर्किट है, उस सर्किट में पावर सप्लाई सही से है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इंडिकेशन लैंप लगाया गया है। मतलब कि जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट है, उस सर्किट में पावर सप्लाई ओके है कि नहीं, उसके लिए ट्रिप सर्किट वाली इंडिकेशन लैंप लगाया गया
गया है। अब ये जो एसबी ब्रेकर है, इस एसबी ब्रेकर के जरिए पावर सप्लाई जाएगा इन सभी एलटी पैनल में, और इन सभी एलटी पैनल के साथ में कौन सा डिवाइस कहां पे कनेक्ट है वो सब डिटेल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है फीडर नंबर 7 जो है, उस 7 में यहां पे एनसीसीबी ब्रेकर लगा हुआ है जो कि 125 एम्पियर वाली है, और इसके जरिए एलिवेटर का जो पैनल है, पैनल नंबर 7, उसको पावर सप्लाई जा रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बाकी पैनल का डिटेल यहां पे देखने को मिल जाएगा। वाटर सप्लाई वाली जो पैनल है, उस पैनल को पावर सप्लाई जा रहा है। फीडर नंबर 12 से फायर पैनल के लिए पावर सप्लाई जाएगा। फीडर नंबर 13 से स्विमिंग पूल वाली जो पैनल है, उस पैनल को पावर सप्लाई जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग पैनल का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, इस इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ में यहाँ पे जनरेटर भी कनेक्ट किया गया है। ये जनरेटर हमारा 500 केवीए वाली है जो कि 415 वोल्ट का आउटपुट पावर सप्लाई देता है। और जनरेटर के साथ भी आप देखोगे यहाँ पे 4 अलग अलग अर्थिंग को कनेक्ट किया गया है। 4 अर्थिंग क्यों कनेक्ट करना पड़ता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर से पावर सप्लाई इस वाले केबल के जरिए जाएगा, और इस केबल के जरिए पावर सप्लाई को ले जाकर डायरेक्टली एसबी ब्रेकर के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके बीच में प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो डीजी है, जैसे कि आप देखोगे ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर से भी पावर सप्लाई को लाके इस वाले बस बार के साथ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल पैनल के साथ कनेक्ट किया गया है, और उसके बीच में यहाँ पे एसीबी ब्रेकर है, जिसको चालू करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ पे आएगा, नहीं चालू करेंगे तो पावर सप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बस कपलर है, जिसके जरिए हम इन दोनों बस बार को आपस में कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे मेन पावर सप्लाई है वो फेल हो गया। पावर सप्लाई के फेल होने के बाद यदि आप केवल इस वाले जनरेटर के जरिए इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करवाना चाहती हो, तो इसके लिए जनरेटर को चालू करने के बाद एसीबी ब्रेकर को चालू करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे ये जो एसीबी ब्रेकर है इसको बंद करना पड़ेगा, और ये जो यहाँ पे बस कपलर है इसको चालू करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो ये वाला एसीबी ब्रेकर है इसको भी बंद करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 1 2 ये जो 2 एसीबी ब्रेकर है इनको बंद करना पड़ेगा, और इस वाले एसीबी ब्रेकर और इस वाले एसीबी ब्रेकर को हमें चालू करना पड़ेगा, तब जाके इन सभी को पावर सप्लाई इस वाले जनरेटर के जरिए जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मैं अलग से एक क्लास बना दूं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि जो चेंज ओवर सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब कि बस कपलर क्या होती है, इनकमर 1 इनकमर 2 क्या होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यदि आप कमेंट करोगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग को आप डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा हुआ है और उनका वर्किंग क्या है, आप खुद से समझिएगा। यदि आप खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आप पीएलसी को सीखना चाहते हो, मोटर स्टार्टर के बारे में सीखना चाहते हो, या फिर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में सीखना चाहते हो, तो इसका कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स को आप ज्वाइन करके आसानी से पीएलसी, मोटर स्टार्टर, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में सीख सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप ज्वाइन करोगे तो आपको खुद बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।